नमस्कार, मैं प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबरें दुनिया की, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। तो शुरुआत करते हैं। अमेरिका में एक विमान गंभीर दुर्घटना का शिकार हो गया। इस विमान की हालत ऐसी हुई कि उड़ते हुए इसका हवा से मलबा नीचे गिरने लगा। दरअसल बोइंग 777 विमान जब उड़ा तो कुछ देर में उसका इंजन फेल हो गया और उसमें आग लग गई। तो चलिए जानते हैं कि इस विमान दुर्घटना के बाद क्या कुछ हुआ। अमेरिका के डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शनिवार को यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 328 ने उड़ान भरी। तो शायद ही किसी ने सोचा होगा कि कुछ ही मिनटों में एक खौफनाक मंजर सामने होगा। उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड बाद फ्लाइट का एक इंजन फेल हो गया और आग की लपटों के साथ जलने लगा। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया कि होनोलुलु जा रहे बोइंग 777 विमान टेक ऑफ के फौरन बाद एक इंजन फेल होने के चलते वापस लौट आया। उड़ान के बाद इंजन फेल होने से इसमें आग लग गई थी, जिसका वीडियो एक यात्री ने बनाया। अच्छी बात ये रही कि प्लेन उड़ान के 20 मिनट में ही वापस लैंड हो गया और किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। इंजन फेल होने की जानकारी पायलट ने भी फौरन ग्राउंड कंट्रोल को दी और मेडे की कॉल भी दी। वहीं प्लेन के पुर्जे आसमान से गिरे और डेनवर से कई मील दूर तक लोगों के घरों तक पहुंच गए। ब्रूमफील्ड पुलिस डिपार्टमेंट ने तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें बड़े बड़े हिस्से घरों के बाहर पड़े दिख रहे हैं। हालांकि इनके कारण किसी को चोट नहीं पहुंची है और इन्हें वापस ले जाया जा चुका है। इस विमान में 10 लोगों के क्रू के साथ 231 लोग सवार थे। एक यात्री ने यहाँ के निजी चैनल को बताया कि उड़ान के कुछ ही मिनटों बाद एक भयानक धमाका सुनाई दिया। उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो इंजन ही गायब था। उस वक्त प्लेन 1000 फीट की ऊंचाई पर था। सुरक्षित लैंडिंग के बाद सबको नई फ्लाइट से भेजने का इंतजाम किया गया। यूनाइटेड एयरलाइंस ने भी बताया कि FAA, NTSB और स्थानीय प्रशासन से संपर्क किया जा रहा है ताकि किसी तरह के नुकसान का पता लगाया जा सके। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के एक रिश्तेदार को स्कॉटलैंड स्थित अपने पैतृक आवास में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 10 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। तो चलिए आपको दिखाते हैं आखिर क्या है पूरा मामला। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के एक रिश्तेदार को स्कॉटलैंड स्थित अपने पैतृक आवास में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के जुर्म में 10 महीने की कैद की सजा सुनाई गई है। अर्ल ऑफ स्ट्राथमोर साइमन वोबज लेओन ने फरवरी 2020 में ग्लेमिस कासल के शयन कक्ष में एक महिला का यौन उत्पीड़न करने का अपराध स्वीकार किया है। वहां वह अपनी मेजबानी वाले एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला के कमरे में जबरन घुस गए थे। उस वक्त महिला सो रही थी। लेओन को अपना अपराध स्वीकार करने के बाद डुंडी शेरिफ कोर्ट ने यह सजा सुनाई। अदालत में लेओन से कहा गया कि उसने इस हमले के दौरान पीड़िता की गुहार की बार बार अनदेखी की। अदालत ने कहा यहाँ तक कि अब भी उसे अक्सर डरावने सपने आते हैं और वह डर जाती है क्योंकि आपने उसका यौन उत्पीड़न किया। इससे आपकी मनोदशा पर भी असर पड़ा है। पिछले महीने लेओन ने सजा कम कराने के लिए अपना अपराध स्वीकार करते हुए कहा कि मेरे घर में एक अतिथि को इस तरह की स्थिति का सामना करने के कारण मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन उन्होंने जो कुछ गलत किया उसके लिए यह कोई बहाना नहीं हो सकता। ये घटना पिछले साल 13 फरवरी को हुई। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है। इतना ही नहीं, उसे ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता है। तो चलिए जानते हैं कि FATF पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई करने की योजना बना रहा है। पाकिस्तान पर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF की तलवार लटक रही है। माना जा रहा है कि आतंकी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बना रह सकता है।
इतना ही नहीं, उसे ब्लैकलिस्ट में भी डाला जा सकता है। भारत सहित कई देश चाहते हैं कि आतंकवाद का गढ़ बन चुके पाकिस्तान पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं निर्वासित पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने भी इमरान खान के नए पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के मुख्यालय के बाहर मंगलवार को बड़ी संख्या में निर्वासित पत्रकार, मानवाधिकार कार्यकर्ता और वीगर समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि FATF पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करे ताकि उसे अपने किए की सजा मिल सके। ब्लैकलिस्ट होने का अर्थ होगा पहले से बदहाल पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था की कमर टूट जाना। ऐसी स्थिति में कोई भी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान पाकिस्तान को आर्थिक मदद नहीं करेगा। प्रदर्शन कर रहे निर्वासित पाकिस्तानी पत्रकार और साउथ एशिया प्रेस के संपादक ताहा सिद्दीकी ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए। इस प्रदर्शन का मकसद बलूचिस्तान, पश्तून क्षेत्रों, तिब्बत, हांगकांग और वीगर समुदाय के असंतुष्ट लोगों को एकजुट करके संयुक्त मोर्चा बनाना है ताकि पाकिस्तान और चीन की करतूतों से दुनिया को अवगत कराया जा सके। पश्तून राइट्स एक्टिविस्ट फजल रहमान अफरीदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान से देने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ध्यान देने की जरूरत है कि पत्रकार डेनियल पर्ल के हत्यारे को पाकिस्तान की अदालत ने रिहा कर दिया, जबकि मानवाधिकारों के लिए काम करने वाले पाकिस्तान की जेलों में दम तोड़ रहे हैं। यह पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को दर्शाता है। पाकिस्तानी सरकार दुनिया से जो कहती है उसका एकदम उल्टा करती है। अफरीदी ने कहा कि पाकिस्तान की न्याय व्यवस्था भी सेना की तरफ झुकाव रखती है और उसी के अनुरूप फैसले सुनाती है। फजल रहमान अफरीदी ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि पाकिस्तान सरकार आतंकवाद का समर्थन करती है। वहां की सेना मानवाधिकारों को अपने पैरों तले कुचल रही है। सेना मानवाधिकारों के उल्लंघन के साथ ही युद्ध अपराधों में भी शामिल है और इसके लिए उसे जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। हम मांग करते हैं कि STF पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करे ताकि उसे उसके किए की सजा मिल सके। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में बंदूकधारियों ने एक स्कूल पर हमला करके कम से कम एक छात्र की हत्या कर दी और छात्रों एवं शिक्षकों समेत 40 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। तो चलिए जानते हैं इस घटना के दौरान क्या हुआ। नाइजीरिया के नाइजर राज्य में बंदूकधारियों ने एक स्कूल पर हमला करके कम से कम एक छात्र की हत्या कर दी। और छात्रों एवं शिक्षकों समेत 40 से अधिक लोगों का अपहरण कर लिया। यहाँ के एक रिपोर्ट में बताया गया है कि प्राधिकारी अपहृत लोगों की सटीक संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। स्कूल के एक छात्र ने बताया कि बंदूकधारियों ने भागने की कोशिश कर रहे एक छात्र के सिर में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। स्कूल के एक अध्यापक ने बताया कि बंदूकधारी सेना की वर्दी पहनकर देर रात करीब 1:30 बजे स्कूल परिसर में घुसे। और उन्होंने उससे कहा कि वह उन्हें उस स्थान पर ले जाएं जहां छात्र सो रहे हैं। इसके बाद उन्होंने अध्यापक और कुछ छात्रों को बांध लिया। उसने कहा, उन्होंने मुझे आगे किया ताकि मैं उन्हें छात्रावास तक ले जाऊं। उन्होंने छात्रों से कहा कि वो चिंता ना करें क्योंकि वे सैन्य कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने सेना की वर्दी पहन रखी थी और एक बदमाश ने काला कोट पहन रखा था। अध्यापक ने कहा कि उन्होंने सभी छात्रों को बाहर एकत्र किया, लेकिन कुछ छात्र झाड़ियों में भाग गए।
मैं सोच रहा था कि मैं बच नहीं पाऊंगा, लेकिन भगवान ने मुझे भागने का रास्ता दिखाया। मैं छात्रों के साथ फुटबॉल के मैदान की ओर भागा और उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। नाइजर राज्य के गवर्नर अबुबकर सानी बेल्लो ने हमले के मद्देनजर राज्य के स्कूलों को बंद कर दिया है और देश के राष्ट्रपति मुहम्मदू बुहारी से सुरक्षा कड़ी करने में सहयोग की अपील की है। इस घटना के करीब 2 महीने पहले बंदूकधारियों ने कस्तीना राज्य के एक स्कूल में 300 से अधिक छात्रों का अपहरण किया था। छात्रों को बाद में छोड़कर दिया गया था। इस हमले से 3 दिन पहले बंदूकधारियों ने नाइजर राज्य परिवहन प्राधिकरण की एक बस का अपहरण किया था और कम से कम 21 यात्रियों का अपहरण कर लिया था। अमेरिका में इन दिनों बाइडेन प्रशासन में शामिल भारतीय अमेरिकी नीना टंडन को लेकर सियासत गर्म पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टंडन को बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें व्हाइट हाउस और बजट कार्यालय का जिम्मा संभालने के लिए नामित किया गया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों भारतीय अमेरिकी नीना टंडन को लेकर बाइडेन प्रशासन में सियासी बवाल मचा हुआ है। अमेरिका में इन दिनों बाइडेन प्रशासन में शामिल भारतीय अमेरिकी नीना टंडन को लेकर सियासत गर्म पर है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने टंडन को बेहद अहम जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें व्हाइट हाउस और बजट कार्यालय का जिम्मा संभालने के लिए नामित किया गया है। लेकिन अपने कुछ बयानों के चलते नीना की आगे की राह मुश्किल हो गई है। उनके खिलाफ जिस तरह से गुस्सा बढ़ता जा रहा है, उसे देखते हुए आशंका बनी हुई है कि सीनेट उनके नाम को मंजूरी देने से इनकार कर दे। राष्ट्रपति बाइडेन ने अपनी टीम में कई भारतीयों को जगह दी है। नीना टंडन को उन्होंने बेहद महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी। अगर नीना की नियुक्ति को सीनेट की मंजूरी मिल जाती है तो वो व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक का पद ग्रहण कर इतिहास रच देंगी। वह इस पद पर रहने वाली अमेरिका में पहली अश्वेत महिला होंगी। हालांकि मंजूरी को लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कुछ सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई है। सांसद मैंचिन ने तो नीना के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि नीना टंडन के पास इस महत्वपूर्ण एजेंसी का नेतृत्व करने के लिए कोई अनुभव है। इसके अलावा उनका स्वभाव भी बेहद अजीब है। उन्होंने कहा कि नीना के पिछले कामों से पता चलता है कि वह राष्ट्रपति जो बाइडेन की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाएंगी। वहीं सांसद रोमनी ने नीना के कुछ ट्वीट्स को घटिया बताते हुए कहा कि उनका समर्थन करने का सवाल ही नहीं बनता। हालांकि बाइडेन अब भी नीना के साथ हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन साकी ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सीनेट में नीना टंडन की नियुक्ति को मंजूरी मिल जाएगी। पाकिस्तान में 62 साल के एक धार्मिक और राजनीतिक नेता सांसद मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी ने 14 साल की लड़की से शादी कर ली है। बता दें कि महिलाओं के लिए काम करने वाले एनजीओ द्वारा सांसद अयूबी की शिकायत करने पर यह मामला सुर्खियों में आया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन है ये मौलाना जिसने एक बच्ची से शादी रचाई है।
पाकिस्तान में 62 साल के एक धार्मिक और राजनीतिक नेता ने 14 साल की नाबालिग लड़की से निकाह कर लिया है। इस धार्मिक राजनीतिक नेता का नाम मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी है और वो पाकिस्तान की जमीयत उलेमा इस्लाम पार्टी की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा राज्य की ओर से पाकिस्तानी संसद के सदस्य भी हैं। बता दें कि पाकिस्तान में लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 16 साल है, लेकिन अयूबी ने पिछले साल ही उससे निकाह किया है। स्थानीय मीडिया में मौलाना की उम्र 62 साल बताई जा रही है। ये लड़की खैबर पख्तूनख्वा राज्य के चित्रला कस्बे की रहने वाली है। ये राज्य पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर पड़ता है। यहाँ जमीयत का काफी दबदबा भी है, इसलिए मौलाना सलाहुद्दीन अयूबी के इस कारनामे के बारे में दुनिया जान नहीं पाई। बता दें कि मौलाना पहले से भी शादीशुदा हैं। उन्होंने साल 2018 में नेशनल असेंबली सीट नंबर 263 से चुनाव जीता था और सांसद बने थे। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब एक एनजीओ ने इस बारे में पुलिस को सूचना दी। लड़की जुगूर के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी और उसकी जन्मतिथि 28 अक्टूबर 2006 दर्ज है। स्थानीय पुलिस ने कहा कि वो मामले की जांच कर रही है। लड़की के पिता ने तो पहले निकाह की बात मानने से ही इनकार कर दिया था, लेकिन बाद में जब सारी बातें उसके खिलाफ जाने लगी तो उन्होंने स्वीकार किया कि ये निकाह पिछले साल हुआ था। लेकिन लड़की की विदाई तब हो जाएगी जब वो 16 साल की हो जाएगी। पर गौर करने वाली बात ये है कि तब तक मौलाना भी 64 साल का हो चुका होगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 7 मार्च को कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का जश्न मनाने के लिए टेलीविजन पर दिखाई देंगी। वह इस दौरान टीवी संदेश जारी करेंगी। उसी दिन उनके पोते हैरी का ओपरा विनफ्रे के साथ विवादास्पद इंटरव्यू भी होना है। 7 मार्च को ही हैरी और उनकी पत्नी मेगन दुनिया को बताएंगे कि आखिर उन्होंने ब्रिटेन के अपने शाही परिवार से रिश्ता क्यों तोड़ दिया। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय 7 मार्च को कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल का जश्न मनाने के लिए टेलीविजन पर दिखाई देंगी। इस दौरान टीवी संदेश जारी करेंगी। उस दिन उनके पोते हैरी का ओपरा विनफ्रे के साथ विवादास्पद इंटरव्यू भी होना है। 7 मार्च को ही हैरी और उनकी पत्नी मेगन दुनिया को बताएंगे कि आखिर उन्होंने ब्रिटेन के अपने शाही परिवार से रिश्ता क्यों तोड़ दिया। दरअसल 8 मार्च को कॉमनवेल्थ डे है। इस दिन हर साल होने वाले कार्यक्रम की जगह इस बार अपना वार्षिक संदेश साझा करेंगी। यह कार्यक्रम कोरोना वायरस महामारी के कारण रद्द कर दिया गया है। महारानी एलिजाबेथ का यह वार्षिक कार्यक्रम वेस्टमिंस्टर एब्बे में हर साल होता था। वहीं राजमहल की ओर से सोमवार को जानकारी दी गई कि इस कार्यक्रम में हैरी के पिता प्रिंस चार्ल्स, बड़े भाई प्रिंस विलियम और अन्य शाही सदस्य भी शामिल होंगे। हैरी और मेगन ने पिछले हफ्ते यूएस चैट शो होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ
साक्षात्कार की घोषणा की है। संभावना जताई जा रही है कि वह इस दौरान बताएंगे कि 2018 में उनकी शाही शादी के बाद परिवार का उनके साथ कैसा बर्ताव रहा। इस बारे में उनकी ओर से शिकायतें भी बाहर आने की उम्मीद है। इंटरव्यू की घोषणा के बाद बकिंघम पैलेस ने घोषणा की कि दंपति ने अपनी शाही भूमिकाओं का त्याग कर दिया है। इसने राजशाही परिवार को हिलाकर रख दिया। महारानी एलिजाबेथ ने ड्यूक और डचेस ऑफ सक्सेस को आदेश दिया कि वे अपनी मानद उपाधियों को त्यागने के बाद संरक्षण देने के लिए कि शाही घराने में वापस नहीं आएंगे। हैरी और मेघन पिछले साल अमेरिका में रहने चले गए हैं। उनकी शाही परिवार को छोड़ने को ब्रिटिश मीडिया ने मैग्जिट नाम दिया है। उन्होंने वैलेंटाइन डे पर ऐलान किया कि उनका दूसरा बच्चा भी होने वाला है। दुनिया भर के कई देशों के साथ दुश्मनी पालते जा रहे चीन को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। यही वजह है कि वह बार बार ताइवान में अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। बार बार ताइवान को धमकाने वाले चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ताइवान द्वारा यूएस प्रशिक्षित रक्षा मंत्री को नियुक्त करने पर चीन इतना बौखला गया है कि उसने फिर से ताइवान के एयर स्पेस में घुसपैठ की। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों चीन बार बार ताइवान में शक्ति प्रदर्शन दिखा रहा है। दुनिया भर के कई देशों के साथ दुश्मनी पालते जा रहे चीन को अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया है। यही वजह है कि वह बार बार ताइवान में अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। बार बार ताइवान को धमकाने वाले चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। ताइवान में अमेरिकी प्रशिक्षित रक्षा मंत्री नियुक्त किए जाने से बौखलाए चीन ने अपनी खींच उतारी है। बीते शुक्रवार को 8 चीनी लड़ाकू विमानों ने ताइवान के एयर स्पेस में घुसने की हिमाकत की। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 चीनी J-16 और 4 JH-7 साथ ही इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपरी हिस्से में ताइवान नियंत्रित प्रतास द्वीपों के पास अपनी हवा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में उड़ते दिखाई पड़े। मंत्रालय ने बताया कि घुसपैठ की जानकारी होते ही ताइवान की वायुसेना ने उनका पीछा किया और रेडियो पर चेतावनी जारी। इसके बाद ताइवान ने इलाके में निगरानी के लिए एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया। हाल के महीनों में चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। लोकतांत्रिक ताइवान पर चीन अपना दावा जताता है। चीन कहता है कि ताइवान उसका क्षेत्र है और एक दिन उसे मुख्य भूमि के साथ मिला लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं भारत की खबरों के साथ। चुनाव शुरू होते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है, तो वहीं चुनावी सरगर्मी तेज हो जाती है। सभी नेता चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए एक दूसरे पर जमकर निशाना साधते हैं। इसी क्रम में पुडुचेरी में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पुडुचेरी की हवा बदल रही है, जो इस सभा से दिखाई दे रही है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले चुनाव में पुडुचेरी के लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन
कांग्रेस ने लोगों को धोखा दिया। पीएम ने राहुल गांधी के मछुआरों के लिए मंत्रालय वाले बयान पर भी पलटवार किया। देखिए ये रिपोर्ट। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी को कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने इस दौरान सागरमाला योजना के तहत माइनर बंदरगाह का शिलान्यास किया और राष्ट्रीय राजमार्ग 45A को 4 लेन में परिवर्तित किए जाने और कराइल जिले में मेडिकल कॉलेज भवन के नए परिसर के निर्माण की आधारशिला रखी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने लोगों के सपनों को तोड़ दिया। यहाँ जो सरकार थी वो लोगों की नहीं बल्कि कांग्रेस हाईकमान की सेवा कर रही थी। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस हाईकमान की चप्पलें उठाते थे, लेकिन यहाँ के लोगों को गरीबी से नहीं निकाल पाए। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने लोगों के लिए काम नहीं किया, ना ही कांग्रेस दूसरों को लोगों के लिए काम करने देती है। यहाँ की राज्य सरकार ने अपने कार्यकाल में केंद्र की योजनाओं को यहाँ लागू नहीं होने दिया। पीएम मोदी ने कहा कि यहाँ की कांग्रेस सरकार ने पंचायत चुनाव को नहीं कराया और वो लोग दूसरों को लोकतंत्र पर ज्ञान देते हैं। बता दें कि राहुल गांधी ने पुडुचेरी दौरे के दौरान मछुआरों से बात करते हुए कहा था कि वो केंद्र में मछुआरों के लिए अलग मंत्रालय बनाएंगे, जिसके बाद केंद्र सरकार भाजपा ने कांग्रेस नेता पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस बांटो, झूठ बोलो और राज करो के हिसाब से काम करती है। कांग्रेस के नेता ने यहां आकर कहा कि वो मत्स्य मंत्रालय बनाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने पहले ही ये मंत्रालय बना चुकी है जो लोगों के लिए काम कर रहा है। ऐसे में कांग्रेस के नेता यहां लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पूरे देश में लोग कांग्रेस को नकार रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस की सीटें आज इतिहास में सबसे कम है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।